स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 2 संघवाद की वीडियो 3 में भाषाई राज्य तथा भाषा नीति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आज़ादी के बाद बहुत से नए राज्यों का गठन हुआ। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर तथा कुछ राज्यों का गठन संस्कृत, भूगोल आदि के आधार पर किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन प्रारंभ में सरकार करना नहीं चाहती थी, क्योंकि सरकार को डर था कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है, देश का विभाजन होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए सरकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना नहीं चाहती थी, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर आंदोलन बहुत तेज हो गया, जिससे सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने जांच किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है तो देश की एकता में वृद्धि होगी, देश की एकता खतरे में नहीं पड़ेगी, देश की एकता में वृद्धि होगी। इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सरकार तैयार हो गई और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया। अब दूसरी टॉपिक है इसमें कि भाषा नीति। संविधान निर्माण के समय संविधान के सदस्यों के सामने एक समस्या थी कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। हालांकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली समझी जाती हैं, तो संविधान ने निर्णय लिया कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, सामान्यतः बोल देते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया कि राजकाज हम देश के राजकाज जो है हिंदी में कर सकें। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। केवल हिंदी 40% लोग ही भारत में बोलते हैं, यानी केवल 40% लोगों की ही मातृभाषा हिंदी है। इस आधार पर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते हैं। हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी कुल 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी सुविधा दी गई है कि राज्य अपनी राजभाषाएं निश्चित कर सकते हैं, राजभाषाएं घोषित कर सकते हैं। हिंदी के अलावा अब अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा है। तो यह भाषा नीति थी। इस आधार पर सारी भाषाओं को महत्व दिया गया, क्योंकि भारत में भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर बहुत विविधता है। इसलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अब आगे देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार से निश्चित हो रहे हैं। सन 1990 के बाद देश में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यानी 1990 के बाद राष्ट्रीय दल जो नेशनल लेवल के पार्टी हैं उनका ही महत्व ज़्यादा था, लेकिन 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का बहुत तेज़ी से उदय हुआ। तब गठबंधन सरकारों का भी उदय हुआ।
गठबंधन सरकार किसको कहते हैं? जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत न हो तो राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर जो सरकार बनाती हैं उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अब अस्पष्ट बहुमत क्या है? जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, दिल्ली की सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, तो संसद में कुल 545 सदस्य, यानी संसद में 545 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 2 मेंबर्स जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। कुल मिलाकर जनता द्वारा 543 मेंबर्स चुन करके संसद में जाते हैं। अब इस 543 के आधे से एक अधिक, यानी 274 मेंबर्स जिस पार्टी के जीतकर संसद में जाएंगे तो उस पार्टी को अस्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उसके नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन अगर जो किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को लोकसभा में 274 मेंबर्स नहीं मिलते हैं, तब वो सरकार नहीं बना सकते हैं। तब वो अपनी सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेंगे, उनको अपनी पार्टी में मिलाएंगे और मिल करके सरकार बनाएंगे, तो उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे इसमें एनडीए की गठबंधन सरकार है। तो यह गठबंधन सरकार बनने से क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है राज्यों पर भी ध्यान देने लगी। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्यों की स्वायत्ता का आदर होने लगा। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।